नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए सोशल साइंस, जिसमें हम लोग लेकर चल रहे हैं हिस्ट्री कक्षा 6 का। तो आज हमारा तीसरा अध्याय है जिसमें है आरंभिक नगर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मित्रों देखते हैं हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसमें इंजीनियरों को अचानक क्या मिला? हड़प्पा स्थल मिला, जो वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें नष्ट हो गई। तो मित्रों इन्होंने क्या किया कि वहाँ से बहुत सारी ईंटों को लेकर के चले गए, और जब इन्होंने रेलवे लाइन बिछाया तो बहुत सारी इमारतें क्या हो गई? नष्ट हो गई। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो सबसे पुराना खोजा गया स्थल है वो कौन सा है? हड़प्पा है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पा का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 4700 वर्ष पहले माना जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। तो मित्रों ये लाइन बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी से उठा करके सीटेट ने पूछा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कई ऐसे नगर थे जो 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित थे, जिसमें पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ये क्या था? ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी भाग क्या था? बहुत बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहा गया, जबकि पूर्वी भाग को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे बिल्कुल, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। मित्रों आज भी देखेंगे कि घरों की चुनाई होती है, तो अच्छे तरीके से अगर उसकी चुनाई कर दिया जाए तो ये क्या होंगे? दीवार काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। उसी तरह से हड़प्पा काल के जो नगर मिले हैं उनकी भी दीवारें क्या की है? ईंटों की चुनाई इस तरह से किया गया है जिससे दीवारें खूब मजबूत हैं। अब देखते हैं मित्रों मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो विशाल स्नानागार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि इस सरोवर में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से क्या की गई थी? सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर इसके कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद सरोवर का गंदा पानी दक्षिण पश्चिम से निकालकर खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे एनसीईआरटी से यहाँ उठा करके सीटेट ने ये प्रश्न कई बार पूछा है कि भंडार गृह कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। अब देखते हैं मित्रों भवन, नाले और सड़कों के बारे में। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था।
और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो मित्रों, यहाँ से एनसीईआरटी से कई बार सीटेट ने प्रश्न पूछा है, तो ये लाइन आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, हड़प्पा का नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ा हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोना चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, उस समय जो शासक थे वो क्या करते थे कि और लोगों को दूर दूर भेज करके धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शासक जो था उस समय मन का सोना चांदी से बने आभूषण और जितने भी कीमती चीज़ थे वो अपने पास रखते होंगे। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, नगर और शिल्प के बारे में। हड़प्पा से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना और चांदी जैसे धातुओं का प्रयोग करते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, वाट और फलक हैं। वाट चार्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। कई कार्नेलियन पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाए जाएं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि चार्ट पत्थर से क्या बनाया जाता था, वाट बनाया जाता था और इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए प्रयोग किया जाता था। कई कार्नेलियन पत्थरों से काट करके और तराश करके उससे क्या किया जाता था, तो मनके बनाए जाते थे और इनके बीच में छेद कर दिया जाता था और उसमें धागा डाल करके माला बनाया जाता था। लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि कपास की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से लगभग 7000 वर्ष पहले प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष भी मिले हैं और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन भी तथा कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए अन्य चीज़ें भी मिली हैं। अब देखते हैं मित्रों फेंस के बारे में। तो फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कटाई का संकेत देती हैं। अब देखते हैं मित्रों हम लोग कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उसे कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क। किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पावासी तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि कच्चा माल किसे कहते हैं, या तो जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो या फिर किसान या पशुपालक उनका क्या करें, उत्पादन करें, जैसे लकड़ी है या धातु के अयस्क हैं।
किसानों द्वारा जो पैदा किया गया था कपास, उसको हम कच्चा माल कहते हैं, और उस कपास से कताई बुनाई करके कपड़े तैयार किए जाते थे। हड़प्पावासी तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को क्या करते थे कि दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। तो ध्यान में रखेंगे मित्रों कि जो हड़प्पावासी थे वो तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से करते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है। टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो जो हड़प्पावासी थे वो टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वह अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। तो मित्रों ध्यान में रखें कि हड़प्पावासी जो गांव में रहते थे वो अनाज का उत्पादन करते थे और जानवर का पालन करते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखन और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो पॉइंट ध्यान में रखेंगे मित्रों कि हड़प्पावासी किस किस चीज़ का उत्पादन करते थे। तो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा काल के हल लकड़ी के बनाए जाते थे। हड़प्पा से हल के आकार की लकड़ी के खिलौने मिले हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। हड़प्पावासी बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवर का भी शिकार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में, जो कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे स्थित था, जहाँ पर हड़प्पा काल में साफ पानी मिलता था। धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा था। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि अधिकांश हड़प्पा कालीन जो नगर थे वो 2 भागों में बटे थे, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि खुले मैदान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको ये मिला है धौलावीरा से, जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में, जो खंभात की खाड़ी के किनारे स्थित है, जहाँ से कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। लोथल पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। लोथल के बंदरगाह के बारे में देखते हैं। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र से आने वाले नावें रुकती थी। यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पा कालीन में मात्र एक लोथल ही है जहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा उम्मीद किया जाता है कि समुद्र से आने वाली नावें यहाँ रुकती थी और यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। अब देखते हैं मित्रों हड़प्पा सभ्यता के अंत के रहस्य के बारे में। लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुद्रा, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगा। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है था कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट,
पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो मित्रों, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि उस समय क्या हो गई थी, नदियाँ सूख गई थी, जबकि अन्य विद्वानों का ये मानना है कि जंगलों का विनाश हो गया, क्योंकि जंगलों से लोग क्या करते थे, लकड़ियाँ लाते थे और लकड़ियों के माध्यम से ही उसको जला करके ईंटों को पकाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जंगलों का विनाश हो गया, इसी कारण से ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत जो पड़ती थी वो समाप्त हो गई होगी। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। ऐसा विद्वानों का मानना है मित्रों कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ की सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। मित्रों, कुछ विद्वान मानते हैं कि इन इलाकों में कुछ इलाकों जो थे उसमें बाढ़ आ गई, लेकिन बाढ़ आने का कारण और नदी सूखने के कारण सभी नगर कैसे समाप्त हो गए। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण क्या हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। तो ये तो मित्रों थे कक्षा 6 के इतिहास से संबंधित